दिख रही होगी, जरा गौर से पढ़िए। रैक्स इट विल बी ओके। ये लाइन एक सीक्रेट कोडवर्ड थी ताकि कोई समझ ना सके, जिसे सिर्फ वो सीरियल किलर समझ सकता था, जो आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। इस कोडवर्ड के खेल की खिचड़ी में जो घुसा वो तबाह हो गया। Believe me, if you have the guts to watch this video, you will be left scratching your head right up to the final second. अरे चलो। फरवरी 2005, कैरी रोसन नाम की एक लड़की वो दिन कभी नहीं भूल पाएगी। कैरी 26 साल की थी और मिशिगन में पड़ रही बर्फ से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसे बर्फ पर गाड़ी चलाना पसंद नहीं था, इसलिए वो घर पर ही रुकी हुई थी। करीब दोपहर का वक्त था, कैरी की नींद खुल ही रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा उसके अपार्टमेंट के बाहर एक अजीब सी कार खड़ी थी और वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। अचानक कैरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके डैड ने बचपन में उसे सिखाया था अजनबियों से खतरा हो सकता है, तो उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अपना पैर उसमें अड़ा दिया ताकि वो आगे वाला शख्स जबरदस्ती घुस ना सके। उस शख्स ने कहा, मैम मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कैरी ने सोचा ये सब क्या चल रहा है। उसने आगे वाले शख्स से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो शख्स बोला, मैम क्या आपने बीटीके के बारे में सुना है? एक आदमी जिसमें कत्ल करने की बेकाबू तलब है। बीटीके किलर की गिरफ्तारी से पूरा इलाका शौक में है। BTK, बाइंड, टॉर्चर एंड किल। BTK, बाइंड, टॉर्चर एंड किल। बांधो, यातना दो और फिर उस शख्स ने कैरी को कहा, मैम आपके डैड BTK हैं। डेनिस रेडर। डेनिस रेडर। डेनिस एल रेडर। डेनिस रेडर 59 साल का रेडर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वो क्राइस्ट लूथरन चर्च का सक्रिय मेंबर था, स्काउट लीडर था और पार्क सिटी की सबअर्बन कम्युनिटी में कंप्लायंस ऑफिसर का काम करता था। एक आम पारिवारिक आदमी जिस पर पिछले 3 दशकों में कम से कम 10 लोगों की हत्या का आरोप है। विचिटा कैंसस की पुलिस का कहना है, डेनिस रेडर कई सालों तक अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बीच रहकर कत्ल करता रहा। कत्ल करना उसके लिए रोमांच था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी दिन आपको पता चले कि आपका पिता दुनिया के सबसे दुष्ट लोगों में से एक है? हो सकता है वो छिपने के लिए अपनी फैमिली का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर कैरी रोसन की पूरी जिंदगी एक झूठ थी, तो यह जानना मुश्किल है कि उसके पिता कौन थे। शुरू से ही FBI और डिटेक्टिव्स का कहना था कुल 10 हत्याएं थी, बस वही 10 लोग थे। क्या FBI सबको झूठ बोल रही थी? बदनाम बीटीके किलर के मामले में एक और ट्विस्ट दिख रहा है। लेकिन अब एक नया सवाल सबके सामने खड़ा था, क्या डेनिस रेडर ने सिर्फ वही 10 हत्याएं की थी या और भी विक्टिम्स थे? देखिए, यह सवाल सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं था, ये उन परिवारों के लिए भी था जो दशकों से उन जवाबों का इंतजार कर रहे थे। 1970 के दशक में आतंकित करने वाला बदनाम BTK किलर दूसरे राज्यों के 2 और अनसुलझे मामलों से जुड़ा हो सकता है। अगर कहीं और भी पीड़ित थे तो सच सामने आना जरूरी था। 2005 में 26 वर्षीय कैरी रोसन की दुनिया तब उथल-पुथल हो गई जब उसके पिता डेनिस रेडर की गिरफ्तारी हुई। मीडिया का भारी दबाव होने के बावजूद उसके परिवार ने सभी के सभी इंटरव्यू ठुकरा दिए। देखिए, बाहर से कैरी की जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी परवरिश के चलते घर की बातें बाहर ना बताने की परंपरा का पालन करते हुए उसने 10 साल तक अपने दर्द को पूरी तरह दबा कर रखा। बस मुस्कुराओ, सामान्य दिखो और सब कुछ अपने भीतर दबाए रखो। सितंबर 2014 में द गुड मैरिज नाम की एक मूवी रिलीज हुई, इंस्पायर्ड बाय डेनिस रेडर। कैरी ने जब यह सुना तो वर्षों पुराना दबा हुआ दर्द अचानक सतह पर आ गया। कैरी पूरी रात बेचैन रही, वो रोती रही। अब उसके अंदर जमी भावनाएं पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। फिर उसने पहली बार एक न्यूज चैनल पर आकर पूरे 40 मिनट तक भड़ास निकाली। उसने अपने बचपन, अपना परिवार, उसकी शादी, उसके बच्चे और उसने क्या कुछ झेला पिछले 10 सालों से, अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। उसी रात उसकी कहानी अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई। लेकिन उसके बोलना शुरू करने के बाद एक और मुश्किल सामने आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच में यह समझने की कोशिश तक नहीं की थी कि BTK के रूप में डेनिस रेडर ने आखिर क्या क्या किया था। अब ये सवाल लगातार उसका पीछा कर रहे थे। क्या वो अपने परिवार का इस्तेमाल
एक मखौटे की तरह कर रहा था? क्या वो सच में अपनी बीवी और बच्चों से प्यार करता या फिर पूरा परिवार उसके लिए सिर्फ एक ढाल था जिसके पीछे वो वर्षों तक छुपा रहा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कैरी ने अपने अतीत की परतें खोलनी शुरू की। उसने अपने पिता के रिकॉर्ड खंगाले। जितना वो अपने डैड के बारे में जानती गई, कहानी उतनी ही उलझती चली गई। इस कहानी की शुरुआत सन 1974 में हुई। कुछ ही महीने पहले डेनिस को सेसना कंपनी से निकाल दिया गया था। उसे वो जॉब बहुत पसंद थी। नौकरी जाने के बाद वो उदास, गुस्से और परेशान रहने लगा, कुछ ज्यादा ही परेशान। जैसा कि डेनिस रेडर अक्सर कहा करता था, खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। उसे नहीं पता था वो अड्डा उसी का दिमाग बनने वाला है। धीरे धीरे उसी के मन में शैतानी विचार आने लगे और फिर एक दिन उसने अपने विचारों को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। विचिटा एक बहुत ही शांत मिडवेस्ट का शहर था। लोग अपने अपने काम से मतलब रखते थे। उस दौर में हालात ऐसे थे कि बहुत से लोग रात के वक्त अपने घरों को ताला तक नहीं लगाते थे। उनकी कारें भी अनलॉक्ड खड़ी रहती थी। वहां अपराध की घटनाएं इतनी ज्यादा कम थी कि लोगों को सुरक्षा की चिंता शायद ही कभी महसूस होती थी। विचिटा एकदम परफेक्ट शहर था। जोसेफ होटल, उनकी वाइफ जूली, उनकी बेटी जोसेफीन और बेटे जोसेफ सेकंड की लाशें घर में मिली थी। उस समय केक टेलीविजन न्यूज का एक जर्नलिस्ट घटना स्थल पर भेजा गया था। उस जर्नलिस्ट को शुरुआत में बस इतना पता था कि हाँ, हत्याएं हुई हैं। कितने लोग मारे गए ये किसी को भी मालूम नहीं था। इस मामले की ज्यादा इंफॉर्मेशन भी कहीं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन घटना स्थल पर पहुंचते ही एक बात साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब चुप थे। डिटेक्टिव्स ने सबको चुप करवा दिया था। घर का बड़ा बेटा चार्ली स्कूल से घर लौटा और अंदर कदम रखते ही उसने वो खौफनाक नजारा देखा। उसके माता पिता की लाशें रस्सियों से बंधी हुई थी। उनकी हत्या हो चुकी थी। भाई बहन भी मारे जा चुके थे। वो नजारा देख चार्ली घबरा गया। सदमे में चार्ली ने उन रस्सियों को खोलने की कोशिश की और फिर मदद मांगने चिल्लाते हुए पड़ोसी के घर भागा। उसे गहरा सदमा लगा था। एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर का कहना था, देश के इस हिस्से के लिए यह एक बहुत ही विचित्र मामला था, बहुत ही अजीब। ये होना नहीं चाहिए था। 30 सालों में अपने काम में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये एक भयानक और क्रूर हत्या थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह था, कोई किसी बच्चे की हत्या कैसे कर सकता है? विचिटा में तो ऐसा नहीं होता था। ओटेरो फैमिली मर्डर की जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को दी गई। शुरुआती जांच में तो यही लगा कि ये किसी बदले की कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स इसके यौन पहलू की जांच भी कर रहे थे। इस केस पर एक या दो इन्वेस्टिगेटर्स काम नहीं कर रहे थे। कई इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग दिशाओं से काम कर रहे थे, लेकिन सभी की कोशिश एक ही थी, इस मिस्ट्री को सुलझाना। हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को PTSD हो जाए, पर मुझे पूरा यकीन है आप धैर्य से काम लोगे। और हाँ, इस वीडियो को कोशिश करिएगा अकेले में बैठकर देखो। ये कोई वार्निंग नहीं है, आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है, पर मैं जुबान देता हूँ कहीं पर भी बोर नहीं होने दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी फिशिंग की है? अरे वो वाली नहीं, I mean वो वाली जिस गेम के पीछे सब बावले हुए पड़े हैं और लाखों लोग खेल रहे हैं। इसमें आपका लक्ष्य बिग फिश पकड़ना है। वैसे इतनी बड़ी फिश पकड़ी है कि मुझे कभी मजाक में लगता है उन्हें बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, गेम को समझना काफी आसान है और इसे यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हो। अगर आप भी कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो पिन कमेंट से दिए गए लिंक से जुड़ सकते हो। रजिस्टर करो, मजे मारो एंड एंजॉय करो। यह है इलाके का क्राइस्ट लूथरन चर्च, जो कि 53rd स्ट्रीट हिलसाइड पर स्थित है। डेनिस रेडर की अपनी बीवी से पहली मुलाकात इसी चर्च में सन 1970 में हुई थी। दोनों के लिए यह पहली नजर का प्यार था और लगभग 9 मंथ के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। उनकी बेटी कैरी के अनुसार उनका घर 3 बेडरूम वाला था। बचपन में उनके घर के पास एक बड़ा बगीचा था। उसके डैड ने उसके लिए बड़े बड़े खंभों पर एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाया था। वो अक्सर उसी ट्री हाउस में रात बिताया करते थे। कैरी ने बताया कि उसके डैड ने उसके साथ कभी भी लड़कियों जैसा व्यवहार नहीं किया। डेनिस ने अपनी बेटी कैरी को एक टॉम बॉय की तरह पाला। डेनिस जो कुछ भी करता था वो अपनी बेटी को भी करने देता था। इसलिए जैसे ही कैरी चलना सीख गई, वो हर समय अपने डैड के साथ रहने लगी। विचिटा एक छोटी सी कम्युनिटी थी, एक छोटा सा शहर था, इसलिए हर कोई एक दूसरे को जानता था। देखिए, रेडर परिवार किसी भी सामान्य परिवार के जैसा ही था। वे वही सब कुछ करते थे जो बाकी पिता करते थे। डेनिस रेडर को सब पार्क सिटी का डॉग कैचर कहा करते थे।
देखिए, वहां विचिटा डेली नाम का एक लोकल न्यूज़पेपर था। उस न्यूज रूम में लगभग 125 लोग काम करते थे। इसमें फोटो जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूज, बिजनेस रिपोर्टर और लगभग हर विभाग, हर कैटेगरी के लोग मौजूद थे। वो समय बहुत रोमांचक था। वहां अक्सर ओटेरो फैमिली मर्डर की चर्चा होती रहती थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक साथ 4 लोगों की हत्या नहीं हुई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल हो। विचिटा ईगल के एक रिपोर्टर के अनुसार ओटेरा केस से जुड़ी बहुत सी बातें ऐसी थी जो बाद में जाकर सामने आई। हर पुलिस वाला यह कहता था वो मर्डर बहुत क्रूर थे, बहुत ही भयानक, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी जनता से छुपाई गई थी। रिपोर्टर को यह तो पता था कि भयानक था, लेकिन कितना भयानक था वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस से जुड़ी बहुत सी बातें गुप्त रखी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो नहीं चाहते थे इलाके में कोई भय फैले, कोई डर फैले। लेकिन उन हत्याओं के पीछे था कौन, ये अभी भी एक रहस्य था। किसी को नहीं पता था ये किया किसने, पर पुलिस वालों ने कोशिश करना नहीं छोड़ी। फिर अक्टूबर सन 1974 में पुलिस ने सेब्रिंग ब्रदर्स को गिरफ्तार किया। असल में ये लोग वो थे जो बच्चों से जुड़े पॉर्न शूट करते थे। फिर पता नहीं क्यों उन ब्रदर्स ने पुलिस को एक बात बोली, जिसे सुन खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ओटेरो फैमिली मर्डर्स हमने ही किए। बेशक ये बहुत बड़ी खबर थी। इन्वेस्टिगेटर्स की खुशी तो जैसे आसमान छू रही थी, और मीडिया का ध्यान भी पहले से इस मामले पर था, और ये न्यूज टीवी पर सुर्खियों में छा गई। हेडलाइंस बनने लगी, ओटेरो फैमिली मर्डर्स के गुनेगारों को पकड़ लिया गया है। उन ब्रदर्स के इंटरव्यू टीवी पर आने लगे, जहां वो स्वीकार करने लगे कि हाँ, हमने ही वो कत्ल किए हैं। ये मामला इतनी सुर्खियां पकड़ चुका था, जिसकी वजह से आया वो लेटर, एक मिस्टीरियस लेटर। विचिटा ईगल न्यूज को एक अनोनिमस लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था, अरे जेल में जो 3 ब्रदर्स जो तुमने पकड़े हैं ओटेरो फैमिली मर्डर के केस में, वो कत्ल उन्होंने नहीं किए, और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि असल में वो मर्डर्स मैंने किए थे। देखिए, उस लेटर में लिखी गई डिटेल से यह साफ मालूम पड़ रहा था वो लेटर लिखने वाला ही असल में किलर था। और उसने ये लेटर न्यूज रूम में क्यों भेजा होगा? वो इसलिए क्योंकि वो उस वक्त असल में पहचान चाहता था, पब्लिसिटी। लेटर में लिखा था, मैं ये लेटर टैक्स पेयर के हित और आपका समय बचाने के लिए लिख रहा हूं। जिन 3 लोगों को आपने हिरासत में रखा है, उन्हें घंटा कुछ नहीं पता। यह सब मैंने अकेले ने किया है। फिर वो ओटेरो फैमिली मर्डर से जुड़ी असली स्टोरी लिखता है कि उसने ओटेरो फैमिली को कैसे मारा। मैंने उनके हाथों को ब्लाइंड की डोरी से बांधा, पैर घुटनों के नीचे, घुटनों के ऊपर, और उनकी कमर को कपड़े सुखाने वाली रस्सी से बांधा। सभी रस्सी एक ही लंबाई की थी। लास्ट में उसने सबको गला घोटकर। यह पढ़ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सहर उठे थे, क्योंकि उनके पास घटनास्थल की असल तस्वीरें थी, और यह अनोनिमस लेटर वाला व्यक्ति तमाम बारीकियां बता रहा था, वो भी 100% सटीकता के साथ। चिट्ठी के नीचे उसने एक संदेश भी छोड़ा था, PS, सेक्स अपराधी अपना तरीका नहीं बदलते और कुदरती तौर पर बदल नहीं सकते, इसलिए मैं भी अपना तरीका नहीं बदलूंगा। मेरे कुछ स्ट्रिक्ट कोड वर्ड्स हैं, उन्हें बांधो, यातना दो और मार दो। BTK, बाइंड, टॉर्चर एंड किल। और आगे उसने लिखा, मैं यही सेम टॉर्चर अगले शिकार पर भी करूंगा। FBI लगातार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। हम किसी आम अपराधी से नहीं निपट रहे थे। फिर आखिर में FBI ने निष्कर्ष निकाला कि हम उस अपराधी को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं में से एक था, और वो हम सब के बीच रहता है, ना कि कहीं छुपा हुआ है। मार्च 1977, शर्ली वियान एक अकेली मां थी। उसके 3 बच्चे थे। उस दिन वो घर पर ही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सामान लाने अपने 6 साल के बेटे को दुकान पर भेजा। जब वो वापस लौट रहा था तो उसका सामना एक ब्रीफ केस लिए हुए आदमी से हुआ। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूं, और उसी बातचीत के परिणाम स्वरूप वो आदमी उस बच्चे के साथ घर में एंटर होने में कामयाब हो गया। इन्वेस्टिगेटर के अनुसार हमलावर ने उन तीनों बच्चों को एक बाथरूम में बंद कर दिया। बाथरूम में तड़पते उन बच्चों को एहसास हो गया था कि वो हमलावर उनकी मां के साथ कुछ भयानक कर रहा है, इसलिए वो बच्चे बाथरूम की खिड़की को तोड़ बाहर निकलने में सफल हो गए। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगे, और वो आवाज उस हमलावर के कान पड़ गई। जब वो हमलावर घर से भाग गया तो वो बच्चे और आस पड़ोस के लोग घर में एंटर हुए, और उन बच्चों ने अपनी उन नन्ही आंखों से अपनी मां को बेड के ऊपर मृत पाया। जब यह मामला पुलिस चीफ के पास आया तो इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें बताया कि घटनास्थल देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद इसका सीधा कनेक्शन ओटेरो मामले से हो सकता है, क्योंकि कत्ल करने का तरीका लगभग सेम था। बच्चों ने पुलिस को बताया कि अपराधी गहरे रंग के बालों वाला 30-40 साल का आदमी था। देखिए, उस समय इन्वेस्टिगेटर्स ने यह डिसीजन लिया कि दोनों मामलों को तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि पूरी तरह से पुष्टि ना हो जाए।
सन 1977 पुलिस हेडक्वार्टर में एक अनजान शख्स कॉल करता है। उसने बताया हाउस नंबर 43 में एक मर्डर हुआ है। पुलिस ने पूछा तुम्हें यह कैसे पता, पर फिर उस अज्ञात शख्स ने फोन काट दिया। 25 साल की नैन्सी जो फॉक्स अपनी पड़ोसी स्ट्रीट के अपार्टमेंट में मरी हुई पाई गई। उसे बांधकर उसका गला घोटा गया था। पुलिस का अनुमान है कि हत्यारे ने खुद फोन किया था। देखिए, पुलिस ने बताया कि नैन्सी फॉक्स के केस में भी किसी ने फोन लाइन काट दी थी, बिल्कुल ओटेरो केस की तरह। उस समय उनके पास एविडेंस के आधार पर पुलिस को यह पूरा यकीन हो गया कि ओटेरो केस, शर्ली वियान केस और नैन्सी फॉक्स केस, उन तीनों मामलों के पीछे एक ही व्यक्ति था, सेम आदमी। और फिर यहीं से विचिटा में एक सीरियल किलर की तलाश शुरू हुई। फरवरी 1978 को लैरी हैडबर्ग को एक कॉल आया। उसे पता चला उसके केक टेलीविजन को किसी ने एक अनोनिमस लेटर भेजा है। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट जो कि मेल वगैरह को सॉर्ट करती थी, उसे अचानक बीटीके का ये लेटर मिला। वो भागी भागी न्यूज रूम में गई और उसने वो लेटर लैरी को पकड़ा दिया। लैरी ने जब उस लेटर को देखा, खोला और उसे पढ़ा तो उसके मन में आया, हे भगवान, नहीं, यह फिर से शुरू हो गया। ಎಷ್ಟು ಮಳೆ टशन तो तब है जब नई जॉब पे नई गड्डी में जाएगी। पर पेट्रोल लूं या ईवी? नहीं, पूछ लेने फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद उसने वो लेटर पुलिस चीफ रिचर्ड को सौंप दिया और यह खेल फिर से शुरू हो गया। यह पहली बार था जब पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर किसी को पता चला कि ओटेरो फैमिली का कत्ल, शर्ली वियन की हत्या और नैन्सी फॉक्स का कत्ल सभी आपस में जुड़ी हुई थी। बीटीके ने आज के लेटर की शुरुआत इस बात से की है कि कितने लोगों को मारने के बाद मेरा नाम अखबारों में आएगा या देश मुझ पर गौर करेगा। और एक और 7वीं अज्ञात हत्या भी थी जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन उस 7वीं हत्या का जिक्र उस लेटर में था। अब पुलिस के लिए कम्युनिटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी था। अब उन्हें यह पता लगाना था कि ये नया विक्टिम कौन था, ये 7वें वाला विक्टिम कौन था। वो किसी भी तरह बीटीके को कम्युनिकेट करते रहने देना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि बीटीके हमें अक्सर लेटर भेजते रहे तो अच्छा है, इससे एविडेंस मिलते रहेंगे, कुछ और जवाब मिलेंगे और वो ये जान जाएंगे कि वो 7वां विक्टिम कौन था जिसे बीटीके ने मारा था। केक टेलीविजन को भेजे उस लेटर में बीटीके ने 7 लोगों की हत्या करने की बात कही थी। उसने सभी विक्टिम्स के नाम लिखे, एक को छोड़कर। देखिए, सालों से कई मर्डर केस अनसॉल्व्ड पड़े थे और पुलिस को यह नहीं पता था कि बीटीके का 7वां विक्टिम कौन था। हालांकि डिपार्टमेंट के कई लोगों का यह मानना था कि वो 7वीं विक्टिम कैथरीन ब्राइट थी। अप्रैल सन 1974 में केविन ब्राइट नाम के एक शख्स के सर पर गोली मारी गई थी। वो घर से भागते हुए चिल्लाने लगा कि घर के अंदर एक शख्स है जिसने मुझे गोली मारी। उसकी बहन कैथरीन भी अभी अंदर है और वो आदमी लूटपाट के इरादे से घर में घुसा था। कैथरीन के भाई केविन ने हत्या का कुछ हिस्सा अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो पुलिस को कुछ हद तक बता सका कि आखिर हुआ क्या था। फिर बाद में जब पुलिस आई और इन्वेस्टिगेटर्स जब उसके घर में घुसे तो उन्हें वहां बेड पर कैथरीन ब्राइट की लाश मिली। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। कैथरीन विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वो आमतौर पर अकेले रहती थी, लेकिन उस दिन वो अपने भाई केविन के साथ घर आई। हमलावर पहले से ही उनके घर पर ताक लगाए बैठा था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए तो हमलावर ने उनके ऊपर बंदूक तान दी। हमलावर ने केविन को आदेश दिया कि चलो अब अपनी बहन को बांध दो। केविन ने वैसा ही किया। फिर वो केविन को एक अलग कमरे में ले गया। हमलावर ने केविन के गले में रस्सी डालने की कोशिश की। तभी उन दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई और इसी बीच केविन को एक गोली लगी, सीधा सर पे। लेकिन वो गोली छू कर निकल गई थी। वो जमीन पर गिर के मरने का नाटक करने लगा और जैसे ही हमलावर कैथरीन की ओर मुड़ा तो केविन घर से बाहर भाग गया। सर पे गोली लगने के कारण केविन को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने केविन की मदद से हमलावर की पहचान करने की कोशिश की एक स्केच के जरिए। एक गोरा पुरुष, लगभग 30 साल की उम्र, करीब 180 पाउंड वजन, यानी ऐसी डिटेल जिससे कुछ खास मदद नहीं मिल सकती। 1974 से 1979 तक विचिटा में बीटीके लगातार संदेश छोड़ रहा था, लगातार लेटर सेंड कर रहा था। न्यूज़पेपर, पुलिस और न्यूज स्टेशन तक उसके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे थे। अजीब से लेटर, वो लेटर अजीब थे। उसके बीच कविताएं भी होती थी और ऐसे कुछ मैसेजेस जिसमें कोई व्यक्ति 7 लोगों का कत्ल करने का दावा कर रहा था। देखिए, ये सब कुछ कैरी रोसन के जन्म से पहले या उसके बचपन के शुरुआती सालों में हो रहा था। आखिरी मैसेज
1979 में भेजा गया था। वो कैरी के पहले जन्मदिन की रात थी। उस रात डेनिस रेडर ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन बनाया था। फिर सेलिब्रेशन के बाद वो रात में अपनी जैकेट पहनकर बाहर निकला और एक कम्युनिकेशन लेटर भेजा और काफी समय तक वो बीटीके का आखिरी कम्युनिकेशन बना रहा और उसके बाद बहुत लंबे समय तक बीटीके की ओर से किसी को कोई संदेश नहीं मिला। शायद उसके बच्चों के होने से उसकी हत्याओं की स्पीड धीमी पड़ गई। वो अब बिजी हो गया था। ओटेरो फैमिली की हत्या सन 1974 में हुई थी। फिर एक और हत्या, फिर एक और का कत्ल हुआ, फिर कुछ और हत्याएं हुई और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और फिर अचानक हत्याएं बंद हो गई। दिन बीते, महीने बीते और सालों गुजर गए, लेकिन बीटीके कहां गया? नो वन नोस। 30 साल पहले आज ही के दिन उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। ओटेरो फैमिली मर्डर की 30वीं एनिवर्सरी पर न्यूज चैनल ने एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की। 30 साल पहले ओटेरो फैमिली की हत्या हुई, फिर हत्याओं का काफिला चल गया, लेकिन उसके बाद बीटीके की ओर से कुछ नहीं सुना गया। हर तरफ खामोशी छा गई। किसी को नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ। कई तरह की अटकलें थी। कोई लोग कहते थे वो किसी दूसरे क्राइम में जेल के अंदर है, कुछ कहते थे वो पहले ही मर चुका है या शायद देश छोड़ चुका है या वो इस इलाके को छोड़ कहीं दूर चला गया है। 79 के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। सन 1984 में विचिटा के एक न्यूज एंकर ने कहा, बीटीके बस एक पुरानी कहानी जैसा था। उन्हें सोचना पड़ता था, ओ हाँ, बीटीके के नाम का एक केस भी हुआ करता था। उसने 70 के दशक में हत्याएं की थी, लेकिन अब सब ठीक है। या तो वो मर चुका है या वो जेल में है। बस इतना ही। वो अब एक लेजेंड बन चुका था। अब उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब तो किसी की जुबान पर उसका नाम भी नहीं है। खैर, उस न्यूज रिपोर्टर ने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? हाँ, कुछ ज्यादा ही कह दिया और यही वजह थी वो फिर लौट आया। पुलिस का कहना है, ऐसा लगता है कि विचिटा में बीटीके वापस आ गया है। देखिए, जिस तरह से वो वापस आया वो काफी चौंकाने वाला था। उसने विचिटा के एक अखबार को एक ड्राइविंग लाइसेंस भेजा, एक ऐसी हत्या से जुड़ा हुआ जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था कि वो उसका काम था, यानी बीटीके का काम था। बीटीके ने अपने उस लेटर में दावा किया कि विक्की वेगली उसकी 8वीं शिकार थी। सितंबर 1986 में उसके घर से उसकी लाश बरामद हुई थी और उसी साल बीटीके से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था। फिर वो गायब हो गया। खैर, फिर से वापस आते हैं। देखिए, इस केस में कुछ अजीब था। जब इमरजेंसी सर्विस टीम विक्की के घर पहुंची, हालांकि अभी तक पुलिस डिटेक्टिव और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंची ही नहीं थी और वो क्राइम सीन की तस्वीरें लिए जाने से पहले ही विक्की को हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसलिए पुलिस के पास तो उस क्राइम सीन की कोई तस्वीरें नहीं थी। लेकिन बीटीके ने जो ड्राइविंग लाइसेंस भेजा था, उसी के साथ उस लेटर में क्राइम सीन की तस्वीरें भी शामिल थी और वो तस्वीरें उसकी 8वीं शिकार विक्की वेगले की थी। उस मिस्टीरियस लेटर द्वारा भेजी गई तस्वीरों में विक्की अपने घर के अंदर डेड अवस्था में पड़ी थी और कुछ बहुत ही भयानक तस्वीरें भी थी। और तब इन्वेस्टिगेटर्स को यह पक्का यकीन हो गया कि जो भी यह व्यक्ति था जिसने यह लेटर भेजा, वो असली बीटीके ही था। न्यूज चैनल, अखबार, हर पन्ने पे सिर्फ उसी का नाम था। हर तरफ यह न्यूज फैल चुकी थी कि बीटीके लौट आया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस न्यूज की हेडलाइन से वो कितना खुश हुआ होगा? यही तो उसका मकसद था, उसे दोबारा पब्लिसिटी मिले एंड ही गॉट इट। सब हैरान थे, न्यूज वाले, पुलिस वाले, सबके एक्सप्रेशन सेम थे। व्हाट? लेकिन अब पुलिस का कहना है कि अब बीटीके वापस आ गया है, इसलिए पुराना खौफ लग रहा है। स्टीफन रैलफोर्ड उस समय केवल 5 साल के थे जब बीटीके ने उसकी मां की हत्या की थी। वो 5 साल के थे जब एक ब्रीफ केस वाला आदमी उन्हें मिला और उसी के साथ वो उसके घर में घुस गया। सबके तोते उड़े हुए थे, लेकिन अब सबसे डरावनी बात तो ये थी, वो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अब क्या करेगा। जैसे ये मामला मीडिया में आया कि एक न्यूज रूम में मेल्स आने लगे। लोग लिख के ईमेल्स भेजने लगे कि उनकी राय में बीटीके कौन हो सकता है। ढेरों ईमेल्स और कई तरह की टिप्स। न्यूज वालों और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए हर सुराग पर काम करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी किस सुराग को नजरअंदाज किया जाए। क्या पता वो असली सुराग निकल आए। यह बेहद कठिन स्थिति थी। फिर बीटीके ने केक टेलीविजन को दूसरा संदेश भेजा। उस लेटर में बीटीके की अपनी कहानी थी जिसे वो एक किताब की शक्ल में लिखना चाहता था, द बीटीके स्टोरी। उसमें लिखा था चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, द बीटीके स्टोरी, अ सीरियल किलर इज बॉर्न, डॉन, फैटिश, फैंटेसी वर्ल्ड, कल्पनाओं की दुनिया, शिकार की शुरुआत, बीटीकेस हॉन्ट्स यानी उसके ठिकाने, हिट्स एंड ट्रेजर्ड मेमोरीज, आखिरी पर्दा, डस्क एंड विल देयर बी मोर। 13वां चैप्टर था विल देयर बी मोर, मतलब
क्या आगे भी कुछ होगा? क्या अभी और कत्ल होंगे? किसी को नहीं पता था उसने ये लास्ट में क्यों लिखा। क्या वो पब्लिसिटी पाने के लिए फिर हत्या करेगा या नहीं? नो वन नोस। FBI के बिहेवियरल साइंस यूनिट ने शुरुआत में ही FBI को निर्देश दिए थे कि BTK को पकड़ने की सबसे अधिक संभावना तभी है जब तक आप उससे कम्युनिकेट करते रहें, उससे बातचीत करते रहें और BTK को अपने साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल महसूस करवाए। जिसके बाद FBI ने यह खेल शुरू कर दिया। लव लेटर्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद हर महीने या 1.5 महीने में उसके लेटर्स आने लगे। पिछले हफ्ते एक लोकल टीवी स्टेशन को गहनों के 3 पैकेजेस भेजे गए जो शायद किसी विक्टिम के हैं। उसका सीधा सीधा यही मतलब था, आओ सालों मुझे पकड़ के दिखाओ। और अब लग रहा था कि वो उन्हें चुनौती दे रहा था कि उसे पकड़ ले। वो अक्सर रहस्यमय संकेत देता था कि BTK उन्हें देख रहा है। कुछ सच्चे होते थे, शायद कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने लेटर्स में कुछ ऐसी बातें लिखता था जिससे यह साबित होता था कि वो उन्हें देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक रात की बात है, न्यूज ब्रॉडकास्ट में सूजन पीटर्स ने कहा था कि आज मुझे और जेफ को जुकाम हो गया है। हमारी नाक थोड़ी बंद है। 2 दिन बाद उन्हें BTK का लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था, मुझे उम्मीद है सूजन और जेफ का जुकाम जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उस लेटर के आने के बाद सूजन का कहना था, आज भी जब कभी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे शरीर में वही सिहरन उठ पड़ती है, वही डर की भावना। ये उन चुनौतीपूर्ण केसेस में से एक था जिन पर मैंने कभी काम किया और मुझे लगता था ये सब काम करने वाले आदमी से बात करना दिलचस्प होगा। लेकिन उस लेटर में सूजन अपना नाम देख बहुत घबरा गई। जनवरी 2005 के एक न्यूज रूम में एक पोस्ट कार्ड पहुंचा, लेटर नहीं, पोस्ट कार्ड। उस पर रहस्यमय तरीके से एक एड्रेस लिखा हुआ था, 69 नॉर्थ और 77 नॉर्थ के बीच सैनिका रोड पर। इस पोस्ट कार्ड के अंत में BTK ने लिखा, अगर तुम्हें यह एड्रेस मिल जाए और वहां पड़ी चीजें तुम्हें मिल जाए तो मुझे किसी तरह बता देना, किसी इशारे के रूप में। अब उस एड्रेस पर था क्या, यह तो अब जाके पता लगेगा। केक न्यूज ने तुरंत अपना एक रिपोर्टर वहां भेजा। वो जगह एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर एक स्टॉप साइन के नीचे थी। रिपोर्टर्स ने वहां अब तलाशी लेना शुरू कर दिया। वो पास में खड़े होकर उस जगह की तस्वीरें लेने लगे। कुछ ही देर बाद पुलिस चीफ और डिटेक्टिव वहां पहुंचे। इन्वेस्टिगेटर्स ने घटनास्थल पर घंटों बिताए। फिर उसके बाद पुलिस चीफ ने उन रिपोर्टर्स को एक रिक्वेस्ट की, प्लीज इस न्यूज को लीक मत कर देना। जांच पूरी होने तक इस जगह का खुलासा ना किया जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। वहां उस साइन बोर्ड के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, सीरियल बॉक्स, और पुलिस उस बॉक्स को अपने साथ ले गई। जब पुलिस ने उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक बार्बी डॉल थी जिसके गले में फांसी का फंदा लटका हुआ था। खैर, इस सब का मतलब क्या था, BTK क्या बताना चाहता था, अब उस पर आते हैं। देखिए, इस सीरियल बॉक्स संदेशों के माध्यम से BTK ने अपनी एक इच्छा जताई कि वो आगे चलकर कुछ ही दिनों में मीडिया वालों और न्यूज वालों से फ्लॉपी डिस्क के जरिए संपर्क करना चाहता है, ना कि बार बार वही घिसे पीटे लेटर्स के द्वारा। लेकिन उसे डर था कि कहीं पुलिस उस फ्लॉपी डिस्क के जरिए उसे ढूंढ ना ले। BTK ने पूछा कि क्या फ्लॉपी डिस्क भेजने से मेरी पहचान बाहर तो नहीं निकल आएगी। फिर उसने एक बहुत ही दिलचस्प बात पूछी, ईमानदारी से बताना, अगर मैं फ्लॉपी डिस्क भेजूं तो उसके जरिए तुम मुझे पकड़ तो नहीं लोगे। इसके बाद उसने अपने लेटर में कहा कि इसका जवाब कल की अखबार में छाप देना और उस पर सिर्फ इतना लिख देना, रैक्स इट विल बी ओके। और उस कोडवर्ड को देखकर मैं समझ जाऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क से कोई खतरा नहीं है, मैं अखबार में अपने आप ढूंढ लूंगा। और अगले दिन केनी लैंडवेयर ने बिल्कुल वैसा ही एक विज्ञापन कोडवर्ड में छपवा डाला जैसा कि BTK ने कहा था। यह रहा वो न्यूज़पेपर का विज्ञापन, रैक्स इट विल बी ओके। और इसके बाद आखिरकार फाइनली BTK ने एक फ्लॉपी डिस्क भेज दी, लेकिन न्यूज वालों ने वो डिस्क FBI वालों को सौंप दी। खैर, डेनिस को यह नहीं पता था कि हर फाइल की हर चीज का मेटाडेटा होता है कंप्यूटर की दुनिया में। जब वो फ्लॉपी डिस्क FBI वालों के पास पहुंची तो उस फ्लॉपी डिस्क के मेटाडेटा से पता चला कि उसका उपयोग पार्क सिटी पब्लिक लाइब्रेरी और क्राइस्ट लूथरन चर्च के एक कंप्यूटर में हुआ था। और उस मेटाडेटा में एक यूजर नेम भी लिखा हुआ था जिसमें नाम था डेनिस। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ऑफिसर्स ने दोनों स्थानों की जांच शुरू कर दी और फिर पता चला डेनिस रेडर नाम का एक व्यक्ति क्राइस्ट लूथरन चर्च का प्रेसिडेंट है। विचिटा पुलिस की IT टीम तो खुशी से पागल हो गई। आखिरकार उन्होंने पार्क सिटी में उसके घर का एक एड्रेस भी खोज डाला, लेकिन ऑफिसर कैली लैंडर ने कहा कि मुझे 100% यकीन चाहिए कि यही BTK है, हमें उसका DNA चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को पता था डेनिस रेडर की एक बेटी है जो कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी थी और वो भी वहीं पढ़ता था। उसे पता था अगर कोई स्टूडेंट वहां बीमार पड़ता था तो वो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर जाता था। उस रिकॉर्ड में पता चला कि जब वो स्टूडेंट थी तो एक बार उसका पैप स्मीयर टेस्ट हुआ था। यूनिवर्सिटी वालों ने वो सैंपल ऑफिसर को दे दिया, उसने उसे DNA टेस्टिंग के लिए भेज दिया और कुछ ही समय में रिपोर्ट आ गई। और उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये DNA वाली लड़की
असल में BTK की ही औलाद है। सन 2005 उस सुबह न्यूज रूम को पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ गतिविधियों की खबर मिल रही थी। खबर फैल चुकी थी कि पार्क सिटी में कुछ बड़ा होने वाला है। पता नहीं क्या, लेकिन किसी को वहां पहुंचना चाहिए। जिसके बाद एक न्यूज हेलीकॉप्टर पार्क सिटी की ओर रवाना हुआ। पुलिस को पता था कि डेनिस रेडर पार्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही काम करता था और रोजाना एक ही वक्त पर दोपहर में घर जाकर खाना खाता था। उन्होंने उसके घर के पास वाली सड़क पर घात लगाकर इंतजार किया। फिर वो आया। डेनिस रेडर अपनी कार से वहां से गुजरा तो पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लग गई। इमरजेंसी सायरन बजाया गया और उसे सड़क के किनारे रोक लिया गया। ऑफिसर लैरी लॉन्ड्रेज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि डेनिस को अब समझ आ जाएगा कि अब उसके लिए सब कुछ खत्म होने वाला है। और ऑफिसर को डर था कि डेनिस आखिरी क्षण में हीरो की तरह अपनी कार से एग्जिट ना मारे, वो भी तूफानी तरीके से दरवाजा खोल के हाथ ऊपर करना। ऑफिसर लैरी धीरे धीरे उसके ट्रक तक पहुंचा और जैसे ही डेनिस दरवाजा खोल के बाहर उतरने लगा, लैरी ने उसको पीछे से पकड़ लिया, उसे घुमाया और सीधा सड़क पे गिरा दिया। कुछ ही देर में टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य भी आ गए। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई और उसे खड़ा किया। ऑफिसर्स अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए थे। तभी डेनिस रेडर ने ऑफिसर लैरी की तरफ देखा और कहा, क्या आप मेरी पत्नी को बता देंगे कि मैं दोपहर के लंच के लिए नहीं आ पाऊंगा? आपको तो पता ही होगा मैं कहां रहता हूं। डेनिस रेडर की बेटी कैरी उस वक्त 26 साल की थी जब उसके पिता गिरफ्तार हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पूरी दुनिया उसके और उसके पति के ऊपर उलट गई हो। अभी तक उसकी शादी को सिर्फ 18 महीने ही हुए थे। वो मिशिगन में रहती थी, ना परिवार ना कोई सहारा। उसे पेप स्मीयर वाली बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई, गुस्सा आया। वो सबसे नाराज थी, वो पूरी दुनिया से नाराज थी। डेनिस की गिरफ्तारी के बाद एक ऑफिसर को डेनिस के घर की तलाशी का वारंट मिला। वो वही घर था जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसकी पहली नजर दीवार पर लगी फैमिली फोटोज पर पड़ी। एक सोफे के ऊपर तस्वीरें लगी हुई थी, फुटबॉल मैचेस, बड़े बड़े कार्यक्रम, घूमने फिरने की तस्वीरें। वो ऑफिसर बस उन तस्वीरों को देखता ही रह गया और सोच में पड़ गया। उसने सोचा, वाह, उस घर में जो सामान मिला उसने जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा कर दिए। मेन डोर के पास ही एक अलमीरा थी और उस अलमीरा की दूसरी शेल्फ पर एक किल किट रखी हुई थी, किसी को मारने के लिए किट। एक छोटा बैग जिसमें पहले से ही गांठ लगी रस्सियां थी, मानो जैसे अगले शिकार की तैयारी कर ली गई हो। एक बंडाना, हैंडकफ्स और एक .32 ऑटोमेटिक पिस्टल। पिछले वाले शेड में भी कई विचलित करने वाली चीजें मिली, कुछ ट्रॉफीज, कुछ ज्वेलरीज, ऐसी वस्तुएं जो विक्टिम्स को छू चुकी थी। यानी वो उन मरे हुए लोगों की चीजों को किसी ट्रॉफी की तरह संभाल के रखता था। ऐसी चीजें जो विक्टिम्स के शरीर को छू चुकी थी, कपड़े जैसे कि खासकर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, उसने सब कुछ ट्रॉफी की तरह संभाल के रखा हुआ था। ऐसी चीजें जो उसके विक्टिम को यातना देने के, उनको टॉर्चर करने में इस्तेमाल हुई हो। ऑफिसर उन चीजों को देख हैरान था और घबराया हुआ भी। उसने सोचा, सचमुच ये BTK का दिमाग है। उन चीजों को देखना मतलब BTK के दिमाग में घुसना। अब सैकड़ों लोग उसका सिर्फ घर देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे। वो एक आकर्षण की जगह बन चुका था। पार्क सिटी एक छोटी सी कम्युनिटी थी जहां हर कोई ये सोचता था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने डेनिस की पत्नी से बात की। वो पूरी तरह से डिनाइल मोड में थी। डेनिस की पत्नी ने कहा, नहीं, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। डेनिस की पत्नी बहुत ही आराम से बात कर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। वो ऑफिसर से आराम से बात कर रही थी। वो बस बार बार यही कहती रही कि आपसे कोई भयानक गलती हुई है। दो लोग जो वर्षों तक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बांटते हैं, क्या सच में उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता होगा? यह सच है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसे कुछ नहीं पता था। हाँ, डेनिस की बेटी कैरी ने बताया कि उसकी माँ शायद उनका सच जानने में सबसे करीब तब पहुंची थी जब एक दिन दोनों एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। यानी डेनिस और उसकी वाइफ टीवी देख रहे थे और सामने उस न्यूज चैनल का एंकर BTK किलर का एक लेटर पढ़ रहा था। न्यूज के एंड में स्केच और ड्राइंग से बनाई गई BTK किलर की तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई गई। उस वक्त डेनिस की बीवी ने अपने पति डेनिस की ओर देखा और हैरानगी से बोली, हे डेनिस, वो टीवी पर BTK वाला आदमी बिल्कुल तुम्हारी जैसा दिखता है। डेनिस उस समय कुछ नहीं बोला, वो चुप करके न्यूज देखता रहा। लेकिन अगर उस दिन डेनिस की पत्नी ने अगर और जोर डाला होता, और ज्यादा सवाल पूछे होते, तो शायद डेनिस उसे भी रास्ते से हटा देता। क्या आपको पता है ये क्या है? फ्लॉपी है। अच्छा, उसकी शुरुआती पूछताछ ऑफिसर कैनी लैंडवे और FBI के एक बिहेवियर साइंटिस्ट ने की। कैनी ने उसके सामने सारे सबूत रख दिए।
जब डीएनए की बात आई तो डेनिस समझ गया कि अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। कैनी ने डेनिस को कहा, हमने तुम्हारी बेटी के थ्रू तुम्हारा डीएनए वेरीफाई किया और अब हमें पता है कि बीटीके कौन है। वो असल में तुम्हारे बच्चों का पिता है और यही चीज हमें तुम्हारे तक ले आई। वो कुछ समय तक चुप करके बैठा रहा। उस पर इस बात का गहरा असर हुआ। फिर कैनी ने डैनिस से कहा, डैनी मुझे बताओ, हमें बताओ तुम कौन हो। बीटीके और क्या, बता दो कि तुम कौन हो। बीटीके तो बीटीके हो। बीटीके बस इतना कहना था कि उसके बाद सारे बांध टूट गए। फिर उसने हर अपराध के बारे में बताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 2 ऐसी हत्याएं भी एक्सेप्ट की जो पहले उससे जोड़ी नहीं गई थी। डेनिस ने एक मामले का एक प्रोजेक्ट नेम बताया, एक कत्ल जो उसने किया था। 19 जनवरी 1991 में डोलोरेस डी डेविस को एक घर से अगवा कर दिया गया। फिर उसने डोलोरेस डी डेविस की हत्या की पूरी इंफॉर्मेशन दी। वो प्रोजेक्ट टॉप साइड था। असल में शाम को मेरे पास थोड़ा खाली वक्त था, मैंने उसे शुक्रवार की रात को मारा। जनवरी सन 1991 में कैरी की मां बीमार थी और खाना वाना डेनिस ही बनाया करता था। कैरी के अनुसार उस दौरान वो काफी तनाव में थे, पैसे की कमी थी और फिर उससे कुछ ही समय बाद डेनिस ने मिसिस डेविस की हत्या कर दी। उसने उसका शव कार की डिग्गी में रख दिया और बाद में वही कार उसने अपनी बेटी कैरी को हाई स्कूल जाने के लिए दे दी। उसने कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने उसके सिर के ऊपर पैंटीहूस डालकर उसका गला घोट दिया। अब सच्चाई सामने आने के बाद जब कैरी को यह पता चला उस कार के राज के बारे में, यह सोचकर वो कांप उठी कि मिसिस डेविस का शव कभी उसकी गाड़ी की डिग्गी में रहा था। फिर इन्वेस्टिगेटर ने डेनिस से पूछा, क्या तुम मरीन हेज के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैं एक साथ कई मामलों पर काम करता रहता हूं। मैं उन्हें प्रोजेक्ट्स कहता हूं। वो प्रोजेक्ट फ्लावर नहीं, वो प्रोजेक्ट कुकी थी। जब कैरी करीब 6 साल की थी तो उसकी पड़ोसन हेज, मिसिस हेज अचानक एक दिन गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद उसका शव मिला। किसी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। डेनिस की हिट किट जो मिसिस हेज की हत्या में इस्तेमाल हुई थी, एक पुराना मैरून कलर का बॉलिंग बैग था जिस पर सफेद पट्टी बनी हुई थी। लेकिन असली पागलपन की बात इसके बाद शुरू होती है। मिसिस हेज की हत्या करने के बाद डेनिस ने उसका शव एक कंबल में लपेटा और उसी की कार की डिग्गी में रख के उसे क्राइस्ट चर्च ले गया। आप उन्हें चर्च में ले जाना चाहते हैं? शायद इतना हो, मतलब वो हर हाल में चर्च जाने वाली थी। वही चर्च जहां उसका परिवार हर रविवार प्रार्थना करता था। फिर डेनिस ने मिसिस हेज के यानी उसकी लाश के कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहना दिए और उस लाश के कपड़े खुद पहन लिए और उसकी डेड बॉडी के साथ बॉन्डेज करते हुए तस्वीरें खींचने लगा। उसका इंटरव्यू लेते वक्त इन्वेस्टिगेटर्स को यह साफ साफ महसूस हुआ कि डेनिस को अपने द्वारा की गई हत्याओं पर गर्व था, नाज था। उसने साफ साफ कहा था, उसे मलाल था कि काश वो कुछ और भी कत्ल कर पाता। उसने ऑफिसर को कहा, अगर मैं अकेला भेड़िया होता, अगर मेरे ऊपर परिवार, चर्च और नौकरी जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां ना होती तो मैं और हत्याएं कर पाता। सब लोग शहर में आने लगे क्योंकि अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर बन चुकी थी। उस दिन हर चैनल लाइव कवर कर रहा था और फिर विचिटा पुलिस चीफ ने घोषणा की, बीटीके गिरफ्तार हो चुका है। He is arrested now। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों के आंसू आ गए, लोग खुश थे, आखिरकार वो पकड़ा ही गया था। देखिए, विचिटा के लिए एक सबसे बड़ा झटका तो ये था कि बीटीके एक सामान्य आदमी दिखता था, नौकरी करता था, हर दिन काम पे जाता था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन वो आदमी एक सीरियल किलर निकला। गिरफ्तारी के बाद हर कोई न्यूज चैनल, हर कोई पत्रकार डेनिस के परिवार का इंटरव्यू लेना चाहता था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, वो भी डेनिस के परिवार से, तुम लोगों को पता क्यों नहीं चला? तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था। खैर, सच तो यही था, उन्हें कुछ नहीं पता था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसने सिर्फ अपने परिवार को ही धोखा नहीं दिया, उसने चर्च को भी धोखा दिया, पूरे शहर को धोखा दिया। असल में उसने सबको धोखा दिया। जून 2005 में कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। डेनिस रेडर ने हर एक हत्या को पूरी बारीकी और हर एक पहलू के साथ डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। हम पहली हत्या से शुरू करेंगे। यहाँ पर तय उसमें कितनी देर लगती है। वो झटपटा रही थी और मुझे उसका चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर उसे बांध दिया। फिर मैंने उसके सिर पर एक बैग डालकर उसको गला घोट दिया। वो लगभग 45 मिनट तक बोलता रहा। वो 45 भयानक मिनट। विक्टिम्स की फैमिली वाले बस उसे सुन रहे थे और रो रहे थे। 60 साल का डेनिस शांत स्वर में उन 10 हत्याओं का एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रहा था जैसे कोई पोस्टमार्टम डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो। न्यूज एंकर्स बस एक दूसरे को देख रहे थे, उनके मुंह खुले रह गए। ये सच नहीं हो सकता। डेनिस रेडर के सजा की सुनवाई शुरू हुई। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नोएला फोल्स्टन का ये इरादा था कि सजा की सुनवाई के दौरान डेनिस रेडर को अच्छे से बेइज्जत किया जाए। ये क्या है सर? ये एक प्लास्टिक मास्क है।
विचिटा शहर में कई जगह सर्च वारंट लागू किए गए। डेनिस रेडर ने खुद कहा था, तुम्हें असली खजाना मेरी ऑफिस के फाइल वाली कैबिनेट में मिलेगा, जाओ और जाके देखो। और वो कैबिनेट अनलॉक्ड है। यानी उसे खुद पर इतना विश्वास था, उसे लगता था उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। और उन कैबिनेट्स में ढेरों तस्वीरें थी, सालों से खींची हुई तस्वीरें, हजारों तस्वीरें, बहुत सी ड्राइंग्स थी। और हैरानी वाली बात यह थी कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड था, तारीखों के साथ सॉर्टेड था, हर डेट के साथ हर फाइल को सॉर्ट किया गया था और अल्फाबेटिकली भी उसे सॉर्ट किया गया था। यहां तक कि उसने क्रॉस रेफरेंस सिस्टम भी बना रखा था ताकि सारी चीजें आसानी से मिल जाए। उसने अपने सो कॉल्ड प्रोजेक्ट्स का एक पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रखा था। ये वो चीजें हैं जिसकी उसने तस्वीरें ली। जिसके बाद डेनिस ने चेतावनी दी, अभी तो और भी ज्यादा बुरी बातें सामने आना बाकी है। अब हत्या से बुरा और क्या हो सकता है? आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? रुको, ये देखो, सैकड़ों नहीं शायद हजारों फोटोज थी, हजारों। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कोर्ट में ये सारी तस्वीरें दिखाई, जिसे देख सब हैरान थे। सब सोच रहे थे ये कैसा आदमी है, जिसमें डेनिस रेडर ने अपने सर पर नायलॉन स्टॉकिंग पहन रखी थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि डेनिस कितने गंदे दिमाग का और भद्दे दिमाग का व्यक्ति था। वो अपने ही माता पिता के बेसमेंट में नग्न अवस्था में खुद की तस्वीरें लिया करता था, बंधनों में बंधा हुआ, वो भी उसके द्वारा मारी गई महिलाओं के कपड़े पहनकर। गंदी और डरावनी चीजें। खैर, 31 साल तक पुलिस उसे ढूंढती रही, 31 साल तक मीडिया उसे ढूंढता रहा, पूरे 31 साल तक पूरा शहर उसके नाम से डरता रहा। और आखिर में डिटेक्टिव्स एक ऐसे सच तक पहुंचे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो कातिल इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज वो कहीं छुपा हुआ नहीं था, वो उन्हीं में से एक था, खुलेआम सबके बीच। उसकी इज्जत थी, उसका एक प्यारा सा परिवार था, बच्चे थे, नौकरी थी, बिल्कुल सामान्य जिंदगी थी। पुलिस और डिटेक्टिव्स पिछले 31 साल से एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश कर रहे थे जो किसी राक्षस जैसा दिखता हो। वो राक्षस जिसके सर पर सींग हो, जिसकी आंखों में हैवानियत साफ दिखाई देती हो। लेकिन बीटीके ने उन्हें एक बात सिखा दी, असली राक्षसों के सर पर सींग नहीं होते, वे सूट पहनते हैं, मुस्कुराते हैं, परिवार बसाते हैं और कभी कभी हर रविवार चर्च भी जाते हैं। ओवर एंड आउट।